नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। बायोडीजल को बढ़ावा देने से बदल सकती है किसानों की किस्मत। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जारी हुए सहकारी चीनी मिलों को चलाने के निर्देश। सूखा तथा बाढ़ प्रभावित जनपदों में गेहूं की प्रमोशन श्रेणी की अधिसूचित प्रजातियों पर 1,500 रुपए प्रति क्विंटल तक का अनुदान। पौधे भी पैदा कर सकते हैं बिजली तथा बता सकते हैं मौसम का पूर्वानुमान। देश में शीतगृह भंडार परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने रेल और सड़क परिवहन दोनों ही क्षेत्रों में बायोडीजल के उपयोग को बढ़ावा देने का फैसला किया है। रेलवे अपने 4,000 डीजल इंजनों में 5% बायोडीजल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल करेगी। इसके उपयोग को बढ़ावा देकर न केवल पेट्रोलियम बिल में कमी की जा सकती है, बल्कि बड़े पैमाने पर किसान अपनी बंजर भूमि पर खाद्य व अखाद्य तेलों की खेती करके अपनी आय बढ़ा सकेंगे। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में 10 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य पेराई शुरू करने की हिदायत देते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव चीनी उद्योग ने चीनी मिल प्रधान प्रबंधकों को चेताया कि वर्ष 2015 के लिए उच्च चीनी परता प्राप्त न कर पाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के खेत से मिल तक ताजा गन्ना पहुंचाने हेतु ट्रांसपोर्ट व्यवस्था दुरुस्त करने तथा निर्धारित अवधि में पेराई शुरू करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश सरकार द्वारा सूखा तथा बाढ़ प्रभावित जनपदों के लिए गेहूं की प्रमोशन श्रेणी की 10 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों पर 1,500 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान अनुमान्य है। किसान भाइयों, कोयला पौधों का ही एक अंग है जो कि एक जीवाश्म है। पेट्रोल एवं पेट्रोल जन्य उत्पाद पौधों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जीवित पौधों से भी बिजली पैदा करने का दावा समय समय पर वैज्ञानिकों ने किया है। रीन नामक एक घास अच्छी खासी बिजली पैदा करती है। वोल्टमीटर के अध्ययन करने पर अमेरिकन वैज्ञानिकों ने पाया कि यह पौधा साधारण स्थिति में भी 250 मिलीवोल्ट तक बिजली पैदा करता है। इसके साथ ही स्कारलेट पिंपर नेल पौधे का फूल मौसम का पूर्वानुमान बहुत ही अच्छे ढंग से बताता है। बारिश होने से लगभग 30 मिनट पूर्व यह फूल पूरी तरह से बंद हो जाता है। अतः फूल बंद हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल्द ही बारिश होने वाली है। जब फूल खिला हो तो आप समझ लीजिए कि आज मौसम साफ रहेगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक ने केंद्रीय बजट 2014-2015 में घोषित 5,000 करोड़ रुपए की भंडार गृह संरचना निधि में से देश में शीत भंडार गृह परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित है। अब किसान उत्पादक संगठन के अतिरिक्त सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों के शीत भंडार गृह संस्थाएं ब्याज दर पर नाबार्ड से प्रत्यक्ष ऋण ले सकते हैं। इससे बागवानी, डेयरी, मांस एवं मत्स्य उत्पाद और अन्य कृषि उत्पादों को काफी लाभ होगा। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। मौसम को ध्यान में रखते हुए इस समय गेहूं की बुआई हेतु तैयार खेतों में बुआई की जा सकती है। सिंचित अवस्था में संस्तुत प्रजातियां जैसे पूसा विशेष HD 2851, पूसा 109, पूसा सिंधु गंगा, DVW 17 आदि की बुआई करें। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टीन या थायरम 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। नत्रजन, फास्फोरस तथा पोटाश उर्वरकों की संस्तुत मात्रा बुआई के समय खेत में डालें। धान की फसल के भंडारण से पहले ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि दानों में नमी का प्रतिशत 16% से कम होना चाहिए। चने की बुआई इस समय कर सकते हैं। संस्तुत प्रमुख प्रजातियां जैसे पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार आदि तथा देसी प्रजातियां जैसे C235, पूसा 246, PG1, पूसा 3721 आदि की बुआई बीज उपचारित करने के पश्चात करें। जई तथा बरसीम की बुआई भी इस मौसम में करें। जई के लिए उन्नत किस्में जैसे JHO 822, OL9, पूसा ओट 5 आदि तथा बरसीम की संस्तुत किस्में
जैसे वरदान, बुंदेल बरसीम 1, JB 3 आदि की बुआई करें। बरसीम के लिए बीज दर 25 से 30 किलोग्राम तथा जई के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इस समय मसूर की उन्नत किस्म पूसा मसूर 5 की बुआई राइजोबियम और PSB कल्चर से बीजों को उपचारित करने के उपरांत की जा सकती है। तापमान को देखते हुए मटर की बुआई में अब और अधिक विलंब ना करें, अन्यथा फसल उपज में कमी हो सकती है। शीघ्र बुआई प्रारंभ करें। गन्ने की खेती में तने बांधने का कार्य शीघ्र पूरा करें। सोयाबीन में इस समय पीतशीरा मोजेक रोग के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। पछैती फूल गोभी, बंद गोभी तथा टमाटर की पौधशाला तैयार करने के लिए यह मौसम उपयुक्त है। अतः जिन किसान भाइयों की पौधशाला तैयार, वे मौसम को ध्यान में रखते हुए पौध की रोपाई करें। रोपाई से पूर्व सड़े गोबर की खाद का उपयोग करें, क्योंकि ये मृदा के भौतिक तथा जैविक गुणों को सुधारती है तथा मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ाती है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। गेहूं वाराणसी की मंडी में 1660 रुपए, हाथरस की मंडी में 1465 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 1475 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1455 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। धान हाथरस की मंडी में 2700 रुपए, पीलीभीत की मंडी में 1075 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1360 रुपए और हरदोई की मंडी में 1365 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। अरहर वाराणसी की मंडी में 4860 रुपए, हाथरस की मंडी में 4400 रुपए और अलीगढ़ की मंडी में 4520 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। मूंग वाराणसी की मंडी में 8677 रुपए, हाथरस की मंडी में 6200 रुपए और अलीगढ़ की मंडी में 6300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। उड़द वाराणसी की मंडी में 6095 रुपए, रायबरेली की मंडी में 4480 रुपए और हरदोई की मंडी में 5600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। अब बात करते हैं सब्जियों और फलों के मंडी भावों की। आलू वाराणसी की मंडी में 2275 रुपए, हाथरस की मंडी में 2050 रुपए, रायबरेली की मंडी में 2160 रुपए और हरदोई में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज हाथरस की मंडी में 2700 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1360 रुपए और हरदोई की मंडी में 1365 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। टमाटर हाथरस की मंडी में 800 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 1120 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1080 रुपए और सीतापुर की मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। लहसुन वाराणसी की मंडी में 4360 रुपए, हाथरस की मंडी में 3000 रुपए, रायबरेली की मंडी में 3680 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 2950 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। केला वाराणसी की मंडी में 1570 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 1800 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1050 रुपए और पीलीभीत की मंडी में 1080 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। सेब वाराणसी की मंडी में 6150 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 5700 रुपए, रायबरेली की मंडी में 4650 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 4260 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि जिक्रे खेत पड़े नहीं गोबर, वही किसान को जानो दूबर। बात बिल्कुल सीधी सी है। जिस किसान भाई के खेत में गोबर की खाद का प्रयोग नहीं होता, उस किसान भाई को कमजोर समझना चाहिए।
बहनों भाइयों, यदि हमें उत्पादन अच्छा लेना है और उत्पादन अच्छा लेने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है तो हमें गोबर की खाद अथवा जैविक खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लेकिन इसका प्रयोग कैसे और क्यों करें, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं जैविक उर्वरकों के प्रयोग से लाभ, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इफको लखनऊ के मंडल प्रबंधक योगेंद्र कुमार जी। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जैविक उर्वरक हैं क्या और इनका प्रयोग क्यों जरूरी है। आप ये समझें कि पौधे भी ऐसे जीवधारी हैं जैसे हम आप जीवधारी हैं। हम लोगों को एक स्वस्थ संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसी प्रकार से पौधों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनको भी संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। संतुलित पोषण के लिए सबसे पहला काम हम किसान भाइयों से ये प्रार्थना करेंगे कि अभी जिन किसानों के खेत खाली हो गए हों, धान कट गया हो या खेत खाली हों, वो मिट्टी का परीक्षण जरूर करा लें, क्योंकि मिट्टी का परीक्षण कराना एक ऐसा कार्य है जिससे ये पता चलेगा कि हमारे खेत में किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी कमी है और उन पोषक तत्वों की कितनी कितनी आवश्यकता है और उस आवश्यकता को किन खाद से हम पूरा कर सकते हैं जी। तो ये तो सबसे पहले तो मैं ये सब किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि सभी किसान भाई जिनके खेत खाली हों या खाली होने वाले हों, धान मृदा परीक्षण जरूर कराएं और मृदा परीक्षण के आधार पर ही पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग अवश्य करें। जैविक खाद क्यों जरूरी है, मैं आपको एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, माँ का दूध पीता है। माँ के दूध के अतिरिक्त तो कोई ऐसा पोषण नहीं है जो बच्चे को सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके जी। पौधा क्या है, धरती माता के गर्भ से जन्म लेता है। हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, जीविकार्जन के लिए पौधे उगाते हैं। वो पौधा भी एक नवजात शिशु होता है। वो नवजात शिशु जैसे माँ का दूध है, उसके लिए वही प्राण तत्व है जैविक खाद। अगर जैविक खाद नहीं होगी तो वो जो नन्हे नन्हे शिशुओं को हम जन्म दिलाते हैं धरती माता की कोख से, वो ठीक से जीवन यापन नहीं कर सकते। जैविक खाद से ही पोषक तत्व, एक तरीके से जैविक खाद ही प्राण तत्व है। रासायनिक खाद तो उसके सहयोग के लिए है। अगर पोषक तत्व कुछ ऐसे हैं जो जैविक खाद में कम मात्रा में होते हैं, उनको अलग से देने का कार्य हम रासायनिक खाद से करते हैं। लेकिन सभी आवश्यक 16-17 पोषक तत्व, सभी प्रकार के एंजाइम, हार्मोन, जीवाणुओं की संख्या अगर हमें ठीक करनी है तो हमें जैविक खाद डालना पड़ेगा। अगर हम जैविक खाद नहीं डालेंगे तो भले ही हम कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति करके जो हमारी धरती माता का स्वास्थ्य में भी कुछ ठीक है, उससे कुछ उत्पादन भले ही निकाल लें, अगर हम ज़्यादा दिनों तक जैविक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे धरती माता की उपजाऊ शक्ति कम होती जाएगी और उपजाऊ शक्ति कम होके एक ऐसा समय आ सकता है कि बिल्कुल उपजाऊ शक्ति बचे ही ना जी। इसलिए हमें अपने धरती माँ की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए, पौधों को संपूर्ण पोषण प्रदान करने के लिए जैविक खाद डालना बहुत जरूरी है जी। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए, पहले तो हमें ये जैविक खाद के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी, मैंने बताया कि संपूर्ण पोषण के लिए, सभी 16 पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, एंजाइम्स, हार्मोन्स, सारी चीज़ों के ठीक से रिसाव के लिए जैविक खाद हम डालते हैं। जैविक खाद किसान क्या करता है, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो हमारा जितना भी गोबर होता था, कूड़ा करकट होता था, घर का जितना भी अवशेष निकलता था, फसल अवशेष होता था, वो गड्ढे में डाल करके सड़ा के उसको गोबर की खाद अच्छी बना लेते थे जी। वो एक अच्छी जैविक खाद जो है बनती थी। आजकल क्या हो गया, आप किसी गांव में जाओ तो कोई भी गोबर अपने जानवरों का सड़क के किनारे गलियारे में ढेर लगा देता है, कूड़े करकट के ढेर लगा देता, उसको सही तरीके से संरक्षित नहीं करता। तो हम किसान भाइयों से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम ये संकल्प ले लें कि जो भी कुछ हमारे पास जानवरों का गोबर है, कूड़ा करकट है, फसलों का अवशेष है, जो घर का अवशेष बनता है, उस सबको गड्ढे में डाल करके उसकी कायदे से जैविक खाद तैयार कर लें। जैविक खाद तैयार करके हम उसको इस्तेमाल जब हम बुआई कर रहे हो उसके पहले
अपने खेत में उसको ठीक से मिला करके आके उसकी बुआई कर दें। जैविक खाद बनाने के तमाम उन्नत विधियाँ वैज्ञानिकों द्वारा बताई जाती हैं। नेटिव कंपोस्ट की विधि है, वर्मी कंपोस्ट है। मेरा ये तात्पर्य किसी न किसी प्रकार से जो फसलों के अवशेष हैं जी, किसान भाई क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। तो वो जलाए ना। अब देखिए, धरती भी तो एक जीवित माता है। जी, अगर आपके बाल शरीर में है तो क्या आप उनको जलाते हो? नहीं, उनको कदापि काट, ऐसा नहीं करते। इसी तरीके से वो भी तो कष्ट धरती माता को झेलना पड़ता होगा। जब आप जलाते हो, कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ता है, उसमें कितने सारे आपके लाभदायक जीवाणु वो नष्ट हो जाते हैं जी, तापक्रम बढ़ने से। और बहुत सारा जो है जैविक पदार्थ हम नष्ट करते हैं। तो हम जो फसलों के अवशेष हैं उनको जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसको फसल अवशेषों की जुताई करें, उसमें सिंचाई कर दें, थोड़ा सा यूरिया डाल दें, उसको अपने खेत में सड़ा लें और उसका एक अच्छा जैविक खाद बना करके हम अपने खेत में पूर्ति करें, तो निश्चित रूप से हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, टिकाऊ रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी कायम रख सकते हैं। जी, उर्वरा शक्ति उसकी उर्वरा बढ़ा शक्ति आज जो सबसे जो बड़ी समस्या है कि मृदा जीर्णता की, हमारी धरती माँ बीमार हो गई है। बीमार क्यों हो गई? हमने बहुत सघन खेती की, बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां लाए, अधिक उत्पादन लिया तो पोषक तत्व तो धरती माता की कोख से ही निकले। जी, वो हम निरंतर निकालते गए। हमने डाला क्या? नाइट्रोजन डाला, फास्फोरस डाला, पोटास डाला रासायनिक खादों के रूप में, या कुछ और पोषक तत्व डाले सीमित मात्रा में, बाकी हम वहीं से निकालते रहे। तो वो धीरे धीरे भंडार कम हो गया है। उस भंडार को हमें अब बनाना होगा। अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम टिकाऊ खेती नहीं कर पाएंगे। प्रति इकाई उत्पादन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, घटता जाएगा। इसीलिए ये संकल्प लेने का अवसर है कि हम किसी न किसी प्रकार जैविक पदार्थ को खेत में हमें ले जाना है। योगेंद्र जी, ये जीवाणु खाद क्या जैविक खाद का ही एक रूप है? अब जीवाणु खाद के बारे में आप समझ लें, ये उससे भी आवश्यक एक तथ्य है जो इस पे किसान भाइयों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जैसे हम अभी जिन बैठे हैं यहाँ पे जीवित, आप बैठे हैं जी, पौधे खड़े हुए हैं, ये सारे जीवाणुओं की वजह से हैं। अगर हमारे शरीर से जीवाणुओं की क्रियाशीलता शून्य हो जाए तो हम तुरंत अभी मृत हो जाएंगे। जी, हुआ क्या? रासायनिक खादों पे निर्भरता रही, जैविक खादों का प्रयोग कम हुआ। जीवाणुओं का जो पोषण होता है जैविक खाद से होता है। जी, जब जैविक खाद कम पड़ा तो जीवाणु कम हो गए। जीवाणु कम हो गए और इतने स्तर तक कम हो गए कि इनको अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो भी हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, उसकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी। अब आप देखो, 1 ग्राम मिट्टी में लाभदायक जीवाणु 1 लाख से 1.5 लाख होने चाहिए। उनकी संख्या घट के 8 से 10,000 रह गई। अगर हम इसी तरीके से जीवाणुओं की संख्या निरंतर घटती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर जीवाणु शून्य अगर मिट्टी हुई तो उस दिन हम उत्पादन ही नहीं ले पाएंगे। आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले दिनों के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा तथा कहीं-कहीं हल्के बादल छाए रहे। वायु दिशा पूर्व से पूर्वोत्तर तथा गति 6 से 8 मीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम नमी 78% तथा न्यूनतम 56% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। सुबह और शाम के समय कुछ स्थानों पर हल्की धुंध छाई रहेगी। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की अगैर की कटाई का कार्य शीघ्र समाप्त करें। गेहूं की उन्नत व संसुप्त प्रजातियों की बुआई हेतु मौसम अनुकूल है,
अतः बुआई प्रारंभ करें। जौ की बुआई इस समय की जा सकती है, अतः बुआई प्रारंभ करें। इस समय चने की बुआई हेतु मौसम अनुकूल है, अतः चने की उन्नत किस्में जैसे K5, K850, प्रगति, काबुली चना आदि की बुआई उचित नमी में शुरू करें। तिल, सोयाबीन तथा ज्वार आदि की कटाई का कार्य पूरा करें। मूंगफली की खेती में परिपक्वता के अनुसार खुदाई करें। किसान भाइयों, आलू की संस्तुत व उन्नतशील प्रजातियों की बुआई का कार्य शीघ्र समाप्त करें। इस मौसम में सब्जी मटर की संस्तुत प्रजातियों की बुआई का कार्य शीघ्र समाप्त करें। वर्तमान समय प्याज की बुआई के लिए उत्तम है, अतः प्याज की बुआई करें। बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। हल्दी व अदरक में नत्रजन की अवशेष मात्रा 1/3 की दूसरी टाप ड्रेसिंग का कार्य करें तथा अदरक में कंद सड़न रोग के नियंत्रण हेतु उचित उपाय करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।